हेलो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस बार फिर क्लास 10th के बच्चों के लिए ये 5वां वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। और इस वीडियो में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट इस चैप्टर का 2 और टॉपिक हम लोग समझेंगे। तो आप देखिए, आपका पहला टॉपिक है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया और दूसरा टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड। ये 2 टॉपिक आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के इस टॉपिक को समझते हैं। लैंड यूज पैटर्न यानी हमको वो तरीका देखना होगा कि किस प्रकार से भारत में लैंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको सबसे पहले बता दें, लैंड का जो यूज है वो डिपेंड करता है बहुत सारे नेचुरल फैक्टर पर, है ना, फिजिकल फैक्टर पर निर्भर करता है। तो कहने का मतलब है क्लाइमेट कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जिसके चलते हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं। रेनफॉल फैक्टर बन सकता है, इसमें टेम्परेचर फैक्टर बन सकता है। तो बहुत सारे ऐसे फिजिकल फैक्टर हैं यानी नेचुरल फैक्टर हैं जिसके अनुसार हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा है लैंड का इस्तेमाल होता है ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी ह्यूमन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिस तरह के ह्यूमन होंगे उस तरह से वो लैंड का इस्तेमाल करेंगे। तो लैंड का इस्तेमाल डिपेंड करता है कुछ नेचुरल फैक्टर्स पर और डिपेंड करता है ह्यूमन फैक्टर पर, यानी ये जैसे होंगे उसके अनुसार हम लैंड का इस्तेमाल करते हैं अपने देश में। और यहाँ सबसे पहली जानकारी आपको देना चाहते हैं कि भारत में टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है वह 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये भारत का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। लेकिन दुख की बात ये है कि हम लोग अपने टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल 93%, यानी अपने टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के केवल 93% लैंड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बाकी लैंड जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे लैंड ऐसे हैं जो विवाद में है। जैसे बहुत सारे ऐसे लैंड है जिस पर पाकिस्तान कब्जा कर चुका है, चीन कब्जा कर चुका है और चीन और पाकिस्तान के साथ उस पर विवाद चल रहा है। तो बहुत ऐसे भी लैंड है जिसका हम सर्वे नहीं कर पाए हैं। नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बहुत सारे लैंड हैं जिसका अभी तक सर्वे नहीं किया गया है और उस लैंड का हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो दुख की बात है कि हमारे बहुत सारे लैंड का हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो दूसरे देशों के कब्जे में है और हमें उनसे छुड़ाना है। तो हम अपने टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका केवल 93% लैंड ही हम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। आगे समझिएगा, लिखे हैं द पैस्चर लैंड हैज ऑल्सो डिक्रीज्ड, यानी जो हमारा पैस्चर लैंड है, पैस्चर लैंड का मतलब हुआ ग्रास लैंड, जहां हमारे देश के कुछ लोग जानवरों को चराने जाते हैं जिस लैंड पर, तो उस लैंड को पैस्चर लैंड कहते हैं। अब इसके बारे में भी एक समस्या खड़ी हो गई है कि पैस्चर लैंड हैज ऑल्सो डिक्रीज्ड, पैस्चर लैंड भी कम हो चुके हैं। इसके कई कारण हैं जिसके कारण पैस्चर लैंड कम हो गया, ग्रास लैंड कम हो गया। क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ग्रास लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में बदल दिया गया हो, बहुत सारे ग्रास लैंड पर कंस्ट्रक्शनल काम किए गए हों, बहुत सारे ग्रास लैंड पर हो सकता है कि लोग सेटलमेंट का भी काम किए हों, बहुत तरह के ग्रास लैंड पर हो सकता है माइनिंग का भी काम किया गया हो। तो कई ऐसे रीजन हो सकते हैं जिससे हमारे देश में पैस्चर लैंड डिक्रीज कर गया है। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो हमारे पास कैटल हैं, कैटल मवेशी जानवर जो ऐसे पैस्चर लैंड से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो आखिर कैसे जिंदा रहेंगे अगर हमारा जो पैस्चर लैंड है वो कम हो जाएगा। तो किसके सर्वाइवल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है? तो जानवरों के सर्वाइवल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है जो घास खाकर जिंदा रहते हैं, यानी ग्रास ईटिंग एनिमल्स के लिए ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि पैस्चर लैंड डिक्रीज हो चुका है। तो उन लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलेगा
और भूखमरी के कारण जानवरों की मौत भी हो सकती है, वो बीमार रह सकते हैं। ये सारी समस्या हमको झेलनी पड़ेगी पैस्चर लैंड के डिक्रीज्ड होने के कारण। आगे हमको समझना है कि जो लैंड पंजाब और हरियाणा के पास है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा विकसित लोग हैं। ये पंजाब और हरियाणा के जो लोग हैं काफ़ी विकसित हैं, ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड करते हैं और ये अपने टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 80% जो लैंड है वह खेती के काम में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनके पास जो नेट सोन एरिया आता है वह 80% का आता है। ये अपने टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के 80% लैंड पर खेती कर पाते हैं। तो ये काफ़ी मतलब बुद्धिमान है और इनके पास बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ये अपने बहुत सारे लैंड का इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहाँ के लोग असमर्थ हैं, वह चाहकर भी अपने लैंड का इस्तेमाल खेती के रूप में नहीं कर पाते हैं। और वो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर। ऐसे राज्य हैं जहाँ ये किसान, यहाँ के किसान अपने ज़मीन को चाहकर भी ज़रूरत से ज़्यादा खेती के काम में नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पर मात्र 10% जो भी इनका टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है, वहाँ समझाया गया है किताब में कि केवल 10% लैंड खेती के काम में आती है या 10% से भी कम ज़मीन ये लोग खेती के काम में लाते हैं। उसके बाद हमें समझना होगा अपने फॉरेस्ट एरिया को लेकर। हमारा जो जंगल का एरिया है वह कम से कम जो डिजायर्ड एरिया होना चाहिए वो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 33% हमारे पास कम से कम जंगल होने चाहिए। और फॉरेस्ट क्यों आवश्यक है ये आप लोग बढ़िया से जानते होंगे कि फॉरेस्ट हमें किन तरीके से मदद करते हैं। दे आर वेरी यूजफुल, ये बहुत ही यूजफुल होते हैं। ये हमको फॉरेस्ट प्रोडक्ट देते हैं, यही फॉरेस्ट हमारे क्लाइमेट को भी कूल रखते हैं। तो फॉरेस्ट बहुत यूजफुल है जिसमें वाइल्ड लाइफ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट हमें जरूरी, मतलब हमें फॉरेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे पास जंगल की कमी है। हमारे पास कितना जंगल होना चाहिए? 33%। लेकिन दिक्कत क्या है कि बहुत सारे जंगल काट दिए गए हैं, साफ कर दिए गए हैं, जिसके कारण जंगल का जो एरिया है वह 33% से कम हो चुका है। तो इससे अब हम लोगों के सर्वाइवल पर फिर प्रश्न चिन्ह लग गया है कि आखिर हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे, क्योंकि यह जंगल सबसे बड़ा चीज़ क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो हमें जंगल चाहिए। तो बिना जंगल के टोटल जो संतुलन है, प्रकृति का जो संतुलन है वह पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। तो समझ में आया कि किस तरह से लैंड का जो यूज है वह हमारे देश में होता है, क्या पैटर्न है उसके भारत में। अब हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे लैंड डिग्रेडेशन, यानी जो जमीन हमारे पास है वो डिग्रेड हो रहा है, यानी वो बर्बाद हो रहा है। हम जमीन के क्वालिटी को खराब कर रहे हैं। और फिर हमको समझना होगा उसके कंजर्वेशन मेथड को, यानी जमीन को बचाने के क्या क्या मेथड हैं, क्या क्या उपाय हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि लैंड डिग्रेड किसके चलते होता है। तो सबसे पहले उसमें है ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी हम दोषी हैं। हम जमीन का इस्तेमाल करते हैं और हम जैसे ह्यूमन ही अपने कार्यों से लैंड को डिग्रेड कर रहे हैं, लैंड को बर्बाद कर रहे हैं। तो अब सोचना होगा हम कौन सा ऐसा काम करते हैं जिससे जमीन बर्बाद होता है। तो अब सोचिए आप जमीन का इस्तेमाल किस किस रूप में कर रहे हैं और उसे बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले खेती करने के लिए हम लोग जमीन का इस्तेमाल करते हैं और उस खेती में हम रासायनिक खाद डालते हैं, कई तरह की दवाइयाँ डालते हैं जिससे वो जमीन बर्बाद होता है। हम लोग माइनिंग का काम करते हैं, जिस माइनिंग के काम करने से जमीन बर्बाद होते हैं, क्योंकि जिस जगह पर आप माइनिंग का काम कर दीजिएगा वो जमीन एक तो वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और उस जमीन का आप किसी दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग उस जमीन को बर्बाद कर देते हैं। फिर हम लैंड को बर्बाद करते हैं जब जंगलों की कटाई करते हैं, अंधाधुंध कटाई करते हैं, तो उससे भी लैंड बर्बाद होते हैं। फिर लैंड बर्बाद होते हैं जब हम किसी फर्टाइल लैंड को, किसी एग्रीकल्चरल लैंड को हम वहाँ कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी चालू कर देते हैं, वहाँ बिल्डिंग बनाने लगते हैं।
तो हम अपने फर्टाइल लैंड को बर्बाद कर देते हैं। तो कई ऐसे कार्य हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज कई ऐसे कार्य करते हैं। जैसे हम डैम बनाते हैं, तो जहाँ डैम बनाते हैं नदी के पानी को स्टोर करते हैं, तो वो अगल बगल के एरिया को सबमर्ज कर देती है, मतलब डुबा देती है। तो उससे भी बहुत सारे लैंड बर्बाद हो जाते हैं। तो हम आपको कई ऐसे कार्य हैं, मनुष्य के द्वारा किया गया कई ऐसे कार्य हैं। जैसे हम लोग इंडस्ट्रीज के गंदे पदार्थों को भी उसी जमीन के अंदर या डाल देते हैं या जमीन पर डाल देते हैं, जिससे जमीन बर्बाद होता है। तो जमीन हम कई कार्यों से बर्बाद करते हैं। तो हम ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी हम जैसे ह्यूमन कुछ ऐसे एक्टिविटीज कर देते हैं जिससे लैंड जो है डिग्रेड करता है, यानी उसका क्वालिटी खराब होने लगता है। और दूसरा है नेचुरल फोर्सेज, यानी प्रकृति में कुछ ताकत है, कुछ ताकतें जन्म लेती हैं। हो सकता है हम लोगों के द्वारा दिए गए कार्यों का ही परिणाम हो। जैसे बाढ़ आता है ना, भूकंप आता है, ज्वालामुखी फटती है, लैंडस्लाइड होते हैं। तो हो सकता है कि ऐसे कुछ फोर्स जन्म लेते हैं प्रकृति में। तो कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार होंगे, जिसके कारण हमारे कार्यों के कारण ही प्रकृति हमसे बदला लेती है और वो बाढ़ के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है, महामारी के रूप में हमारे सामने दिखाई देता है। तो कुछ ऐसे नेचुरल फोर्स हैं जो हमारे जमीन को हर साल बर्बाद करते हैं। तो सबसे बड़ी वो ताकत है, वो है बाढ़, जिसमें हमारा जमीन बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल फोर्स हैं जो हमारे लैंड को डिग्रेड करते हैं। अब आगे हम लोगों को समझना होगा कंजर्वेशन मेथड, हम अपने जमीन को बचा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है एफॉरेस्टेशन, यानी जितना ज़्यादा हम जंगल लगाएंगे हम अपने लैंड को बचा लेंगे। दूसरा तरीका है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड, यानी ग्रेजिंग लैंड का बहुत उचित तरीके से व्यवस्था करना होगा। हम ऐसा कोई काम ना करेंगे जिससे ओवर ग्रेजिंग होगा। अगर ओवर ग्रेजिंग हुआ तो फिर लैंड बर्बाद हो जाएगा। तो लैंड को अगर बचाना है, फर्टाइल सॉइल को बचाना है, तो हमें ग्रेजिंग को ध्यान देना होगा और उचित तरीके से ग्रेजिंग का काम हम लोगों को करना होगा। तीसरा तरीका है बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेज, यानी हम कटीले झाड़ियाँ उगाएंगे। ये सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित होगा मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जहाँ रेगिस्तान है। वैसे जगहों पर अक्सर सैंड ड्यून्स बनते हैं और हवाओं के कारण बहुत सारे जो सैंडी लैंड है वो बर्बाद होते हैं। तो राजस्थान के मरुस्थल जगहों के सैंडी लैंड को बचाने के लिए हम थॉर्नी बुशेज अगर उगाते हैं तो उससे हम लैंड को बचा सकते हैं। अगला तरीका दिया है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, यानी बहुत सारे वेस्ट लैंड हमारे पास है, लेकिन हम उचित तरीके से अगर उसका मैनेजमेंट करें तो उस वेस्ट लैंड को हम फर्टाइल लैंड में बदल सकते हैं, फिर उसका इस्तेमाल हम खेती के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम लैंड को बचा सकते हैं। अगला तरीका दिया है कंट्रोल ऑफ माइनिंग, यानी माइनिंग को अगर हम कंट्रोल करें, यानी हम लालच के लिए माइनिंग ना करें, अगर केवल अपनी ज़रूरत की पूर्ति करने के लिए अगर माइनिंग करते हैं तो उससे हम बहुत हद तक लैंड को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा मेथड है। और अगला मेथड समझाया गया है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल, यानी इंडस्ट्री से निकलने वाले गंदे पदार्थों को अगर हम सही तरीके से ट्रीटमेंट करके अगर उसे जमीन के अंदर डालने की कोशिश करें या जमीन पर रखने की कोशिश करें तो उससे हम बहुत सारे लैंडों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो ये सारे मेथड आपको दिया गया है जिससे आप अपने लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं, लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वाला लेक्चर आप लोगों को पसंद आएगा, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो ठीक है बच्चों, और इसके बाद के टॉपिक की पढ़ाई आपके अतुल सर अगले वीडियो में देंगे। इस समय के लिए इतना ही पर्याप्त है, इसको आप बढ़िया से स्टडी कीजिए। हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।